बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम शहर दस्तूर में। मैं हूं जावेद इकबाल और आज एक बार फिर बराह रास्त आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत का आज मैच था, सुपर 4 का मरहला था, एशिया कप था और हुआ वही जिसकी फोरकास्ट थी कि एक बार फिर बारिश हुई और बारिश की वजह से पाकिस्तान और भारत का ये मैच मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन चूंकि पहले ही ये तय किया जा चुका था कि अगर ये मैच मुकम्मल नहीं होता इसको दूसरे दिन पे ले जाया जाएगा। अब कल दोबारा से ये मैच जहां पे ये खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू होगा। 147 रन बनाए थे भारत ने, 2 खिलाड़ी उसके आउट हुए थे, 24.1 ओवर्स हुए थे। भारतीय बैटर्स ने पिछले मैच के मुकाबले में बहुत अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तानी बॉलर्स का उन्होंने भरपूर मुकाबला किया। शाहीन शाह अफरीदी जो पिछले मैच में टूट पड़े थे भारत पे, आज के मैच में वो कुछ परेशान दिखाई दिए। भारतीय बैटर्स ने उनको टारगेट किया। अलबत्ता नसीम शाह का जो स्पेल था और जो उनकी बॉलिंग थी वो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। बहरहाल सेंचुरी पार्टनरशिप हुई दोनों ओपनर्स के दरमियान और उसके बाद फिर जो 2 विकेटें हैं वो यके बाद दीगरे गिरी। अच्छे स्ट्रोक खेले, गिल ने अच्छे स्ट्रोक्स खेले, रोहित शर्मा ने अच्छे स्ट्रोक खेले, भारत ने अच्छी बैटिंग की। प्रोग्राम के अपने पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की क्रिकेट और इसी मैच पर करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हमाद सिद्दीकी, आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक और क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जावेद खान। जावेद साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, पिछली बार जब हम बैठे थे तो हम शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय बैटर्स अच्छा खेले। उनको देखिए, क्रिकेट की खूबी है, कोई टीम आज अच्छा खेलेगी कोई दूसरी, ये नहीं कि आप एक ही टीम हावी हो जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियंस ने फ्रॉम द वर्ड गो, बजाय इसके कि वो डिफेंसिव खेलते हैं और पाकिस्तान उस पर हावी हो जाता पाकिस्तान बॉलिंग, तो उनके पास एक प्लान था कि हम अपने स्ट्रोक खेलेंगे, अगर क्लिक कर गए तो वेल एंड गुड, जो कि वो कर गए और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। लेकिन एक और मैं यहाँ पे एक और इशू उठाऊंगा कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, हमने T20 वर्ल्ड कप में इसी किस्म की परफॉर्मेंस देखी। जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो बैट्समैन आपको आसानी लाइनअप कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने इनको कितनी आसानी से 1 ओवर में 21 रन स्कोर किए थे। तो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा अपनी आर्मरी में, जो एक एंगल के साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करता है, अवे लेकर जाएगा, फिर एंगल के साथ इन लेंगे, लेकिन अपनी लेंथ को ऑल्टर करना बड़ा ज़रूरी है। आप अगर फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ बॉल की लाइन में आके एक मिडल कर दिया। आजकल जो हैवी बैट यूज होते हैं, आप बस सर्कल के ऊपर से गुजार दे तो आप बासानी आपको बाउंड्रीज मिल जाती है। तो वक्त के साथ साथ मैच समझ जाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बेहतर बॉल कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने सटल चेंज ऑफ पेस की और विकेट भी लेकर दिखाई। और ऑन दी अदर हैंड नसीम शाह, ब्रिलियंट बॉलिंग। अगर नए बॉल का इस्तेमाल आपने देखना है, सीम की पोजीशन देखनी है, सीम वॉबल नहीं करती जब वो बॉल करते हैं, तो बिल्कुल मोहम्मद आसिफ की तरह कि उनका जो सीम है वो उसी तरह जाके विकेट पे गिरेगा। ये बड़ी अच्छी आपने इंतजाम दी कि आज हमें वो बिल्कुल मोहम्मद आसिफ की तरह ऐसे बॉल जा रही है, ऐसे जा रही है। लेटरल मूवमेंट आप देख लें दोनों साइड पे ऐसी थी कि अनप्लेबल। बिल्कुल इंग्लैंड के बैट्समैन जस बटलर जो उनके कैप्टन, उनका जो उनके खिलाफ इन्होंने फाइनल में बॉलिंग का मुजाहरा किया था, तो उनका ऐसी बॉलिंग खेलने की आसानी नहीं हो सकती क्योंकि ये अनप्लेबल डिलीवरीज है। तो चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा बहुत और काम करें, कोचेज उनके साथ काम करें और इनको भी उसी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, फिर वो समझ जाते हैं ना। यस, समझ जाते हैं। ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है आज के जो 24.1 ओवर्स हुए, इसके बारे में जरा मजमूई हम कर लेते हैं पहले। ओवरऑल देखा जाए सबसे पहले जो माइंडसेट था दोनों कैप्टन्स का टॉस तो जीता बाबर आजम ने, लेकिन जैसे प्रोडिक्शन की जाती है हैवी रेन, जैसे ही टॉस हुआ, टॉस से कुछ देर कबल या कुछ घंटे कबल की बात करें तो व्हाइट क्लाउड मौजूद था चारों तरफ, फिर अचानक सूरज निकला है और कुछ ओवर जो है वो आपने देखा कि बिल्कुल ब्राइट सन मौजूद था और विकेट बिहेवियर आपने देखा। शाहीन की जिस तरह बात की, शाहीन थोड़ा सा उनको रीड कर गए। जो पिछली इनिंग्स थी इंडियंस की, उन्होंने उनको डेफिनेटली उनके जो वीडियो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनके साथ बैठ के उन्होंने काम किया होगी शाहीन कब क्या करता है। जिस तरह हम ऑफ देर बात कर रहे थे कि हर गेंद जो डिफरेंट होनी चाहिए, या दूसरे तीसरे गेंद के बाद कम से कम आपके पास इन स्विंग या आउट स्विंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप करते हैं आपके खासा है, उसको यूटिलाइज करें। तो पहले ओवर में ही जो रोहित ने उनको छक्का लगाया, बिल्कुल उससे रोहित का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, नो डाउट एक बड़े प्लेयर है। शाहीन एक बेहतरीन ऑलराउंड फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, लेकिन पहले से वो रीड हो गए जो छक्का लगा तो उसका मोराल काफी डाउन हो गया। फिर वो थोड़ा सा बॉल बाहर लेके जाना चाहते थे बैटर को अगेंस्ट द बॉडी, ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे। लेकिन
कुछ गेंदें इस दौरान शाहीन से जो गलत हुई जिस पे बाउंड्री लगी, फिर वो जब बैट्समैन का कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको पहली बड़ी बाउंड्री मिल जाए तो हाई मोराल हो जाता है। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे गिल ने फिर वो वॉच किया, साथ साथ फिर नसीम की हम बात करें तो नसीम ने जिस तरह उनका रिस्ट लॉक करके वो गेंद को पटकने की कोशिश करता है, रिस्ट का और फिर सीम का, और फिर विकेट आपको सपोर्ट कर रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म में काफी फर्क होता है। फिर शाहीन अराउंड द विकेट आए, लेकिन वो बिल्कुल ब्लॉक हॉल में बॉल करने की कोशिश करते, लेकिन वो फेवरेट जोन में आ रहा था, सीधा मिडल ऑफ द बैट हो रहा था। ये थोड़ा सा मिस जज हो रहा था शाहीन से। फिर उनको कैच उनसे जो ड्रॉप हुआ, कोशिश उन्हें की, लेकिन उनके हाथ पे उसी हाथ पे गेंद लगा जो बाद में ग्रिप करने में उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये चांसेस तो मिले इंडस को, एक तो वो शाहीन शाह अफरीदी वाला, लेकिन मेरे ख्याल में इस पोजीशन पे खड़े होके थोड़ा सा फील्डर के लिए भी मुश्किल होता है कि वो थोड़ा सा आगे जाए या पीछे जाए, क्योंकि रन्स रोकने के चक्कर में फिर वो बाज़-औक़ात ये होता है कि बॉल कैरी नहीं करता और थोड़ा पीछे गिर गया। शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो एक कैच हुआ, और एक जो है वो बिल्कुल ही फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के दरमियान इफ्तिखार देखते रह गए। यानी देखे ना, ये तो क्रिकेट है, चांसेस हैं, अगर आप इतने बड़े बैटर को चांस देंगे फिर तो स्कोर करेगा। बिल्कुल सही। देखिए एथलेटिसिज्म अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो टॉप रेटेड टीम्स हैं कि उनके अगर बाउंड्री पे जो फील्डर फील्ड कर रहे होते हैं, ये हाफ चांसेस है। हाफ चांसेस को जो टीम लेगी अपनी टीम के फील्डिंग मोराल को बड़ा गेम में वापस ले जाएगी और आप फिर चढ़ के खेल रहे होते हैं। तो ये अगर कैच हो जाता तो आपको डिफरेंस, फिर आपने कैच की बात की, इफ्तिखार की, और सलमान अली आगा दोनों खड़े हुए थे। देखिए फर्स्ट स्लिप पे इफ्तिखार है और उनके राइट हैंड पे, ये हम नहीं कह सकते कि सलमान अली आगा उनका लेफ्ट हैंड है, तो कॉल देने की भी जरूरत नहीं है, जिसका राइट हैंड है उसका कैच बनता है। इफ्तिखार ने ट्राई नहीं ली, वो वेट करते रहे, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लॉस। अगर वो वहाँ पे विकेट पाकिस्तान को मिल जाती तो पहले मैच की तरह पाकिस्तान को स्टार्ट मिल सकता था। हमें स्टार्ट में विकेट लेकर उन पर प्रेशर करना था, वही हमने देखा। ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने जिस तरह कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे ही उस तरह उसने एग्रेसिव खेल के शाहीन शाह अफरीदी को डीमोरलाइज कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस। और फिर आपने देखा कि शाहीन वाइड ऑफ द विकेट भी बॉल कर रहे थे, विकेट दे रहे थे। विकेट देने का मतलब है कि आप बैट्समैन को आर्म फ्री करने के लिए स्पेस दे रहे हैं, आपको थोड़ा कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, अंदर बॉल करें, स्टंप्स में बॉल करें, और वहां से अगर वो शॉट बनाए, चले वेल एंड गुड, मान लिया अच्छा खेल है। लेकिन जब आप विकेट दे रहे हैं, हाफ पिच पे आप बॉल कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर बॉल कर रहे हैं, तो फिर तो आप यू आर आस्किंग फॉर द पनिशमेंट। क्योंकि आप जब बॉल जो है मिडिल स्टंप पे या बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं तो उसका तो 50% ही बैटर जो है वो घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं गलत हो जाए तो मैं या एलबीडब्ल्यू हो जाऊंगा या विकेट निकल जाएगी। विकेट के अंदर बॉल की, हालांकि शाहीन ने फिर साइड भी चेंज की, लेकिन दोनों बॉलें उन्होंने ऑफ स्टंप पे ही डाली। देखिए कम स्पीड वाले बॉलर नहीं है पाकिस्तान के, 145 to 150 इस पेस पे। लेट्स से आप, मैं विकेट टू विकेट इसलिए कह रहा हूँ, स्टंप्स में बॉल के यहाँ से अगर क्रॉस खेलने की कोशिश करेगा, एक आध बाउंड्री वो लगा देगा, लेकिन वो लगातार लगाने की कोशिश में एक आध मिस हिट करेगा, टॉप एज लगेगा, लेकिन उसके लिए आपकी फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए। आपको वो एरियाज प्लग करने चाहिए जहाँ पे ये शॉट्स जा सकती है, जहाँ पे आपके फील्डर जो है वो कैच ले सके। तो प्लानिंग नज़र आनी चाहिए, प्लानिंग नहीं नज़र आई मुझे। प्लानिंग के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप ज़रा फील्ड के अंदर एक दूसरे के करीब आएँ, ये भी एक इम्पैक्ट होता है कि आप आएँ, मशवरा करें। हमने इन 20-21 ओवर्स में मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कोई ऐसे। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप मुशावरत करें जल्दी जल्दी से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके पास वाइस कैप्टन जिसे कहते हैं और आपके पास शादाब खान है, उसके साथ साथ 30 यार्ड सर्कल के जो फील्डर्स होते हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे साहब ने जिक्र किया कि बेसिक हमें क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में हमें यही सिखाया जाता है फील्डिंग पोजीशन में, खासतौर पर कैचिंग में, कि सबसे पहले राइट हैंड जिसका बनता होगा उसका आगे कि वो इस पर अटेम्प्ट करें। जिस तरह सलमान लेफ्ट पे था तो उन्होंने कोई उस पर अटेम्प्ट किया नहीं, वो स्टिल वहीं पर रहे। तो ये चीजें होती है कि बैकअप करना, अगर बॉलर आपका अच्छा बॉल नहीं हो पा रहा, सम टाइम होता है, आज शाहीन से नहीं तो सबसे पहले तो रिजवान को एज ए विकेट कीपर मैं कहूंगा कि रिजवान को जो है वो बैकअप करना चाहिए था, और साथ जो है वो जेल करके अपने 30 यार्ड के सर्कल, क्योंकि बाउंड्री का तो काफी बाहर, पहले 10 ओवर में 2 फील्डर बाहर है, बाकी मानदा फील्डर आपके साथ अंदर मौजूद होते हैं, 7 फील्डर, उनको साथ चला के बोलना, क्योंकि इससे बैटर आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं। खासतौर पर एक बड़े मैच में तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे कीपर है, मोइन खान कभी चोप नहीं करते थे, ठीक है, बाकी मादा राशिद भाई की बात, खामोशी नजर आई है वैसे। तो विकेट कीपर को अपना किरदार, ये आपका विकेट कीपर के पास 80% ग्राउंड उसको व्यू क्लियर होता है और बैट्समैन को रीड करता है बॉलर के बाद, वो विकेट कीपर ही होता है जो बैटर के फेवरेट जोन, उसका वीक जोन, और वो जब देख रहा होता है उसके बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है कि कहां पर ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, इसके फेवरेट जोन का है, तो बॉलर के साथ कोऑर्डिनेशन या फिर कप्तान के साथ जो है वो समटाइम कुछ इशारे होते हैं जो आप उनको बताया कि इस फील्डर को इधर रखना है, ये करना है इसके खिलाफ यहाँ पर, और हर 2-3 हर ओवर में एक
2-3 बॉलों के बाद आप थोड़ी सी फील्ड पोजीशन में, ताकि जो प्लानिंग कर रहा होता है बैट्समैन थोड़ा सा स्टे करके अगले बॉल के लिए अपने आप को एडजस्ट करते हैं। 2 से 3 बॉल डॉट करने के बाद वो बाउंड्री की तरफ डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि रन्स तो करने हैं। तो वहां पर अगर थोड़ी बहुत फील्डिंग प्लेसिंग चेंज करेगा तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है बैटर का भी। ये वो मुझे याद आ गया उस बात से, मुशावरत से, Yeah. वो जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें वो गए और उन्होंने बिल्स के साथ ऐसे ऐसे किया Brown- और फिर दो अगली दफा हुआ। बॉल पे उन्होंने आउट कर दिया। ये हाँ। बड़े गिमिक्स होते हैं, बड़ी ट्रिक्स होती हैं बड़ी। देखिए, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं disturb कर बेसिकली, रहे होते हैं, ठीक। जो क्रीज पे बैट्समैन है। विकेट कीपर का एजाइल होना और विकेट कीपर का वोकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपर जिस तरह देखते हैं ना, शोल्डर, आज हमने देखा कि 13 ओवर में उन्होंने 100 कर दिया, तो हमारी फील्डिंग साइड के शोल्डर्स आपको गिरते हुए नजर आए। तो इस टीम को दोबारा कैसे उठाना है, एक आध इस तरह का ऐसे हाफ चांस अगर आप फील्डर कंट्रीब्यूट करेगा, कैच पकड़ लेगा, तो आपको उसके बाद से टीम डिफरेंट नजर आएगी। तो विकेट कीपर का एजाइल होना और उसको पूरी फील्ड को सर्वे करना कि कौन सा फील्डर सही पोजीशन पे है। स्टार्ट में वो पहले से आवाज़ लगाएगा कि जी स्टार्ट में रहें, रनअप में रहें, रन्स रोकने, बकअप करें अपने तमाम फील्डर्स को, और साथ साथ अपनी विकेट कीपिंग और रिव्यू जो हमने ज़ाया किया जी, वो बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट था। और उसमें मैं कहूँगा कि देखें, रिव्यू का सबसे बेस्ट जज जो है वो विकेट कीपर होता है। उसकी मूवमेंट विकेट के पीछे आपको बता देती है कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मना किया था रिजवान ने, जो कॉट बिहाइंड की हमने अपील की, कि उसने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि टच नहीं हुआ, लेकिन बॉलर ने इंसिस्ट किया और फिर कैप्टन को लेना पड़ा आखिरी सेकंड में। हालांकि वो बॉल जो एक्शन रिप्ले में देख रहे थे तो बॉल काफी gap। डे लाइट बिल्कुल बहुत डिफरेंट बॉल में और उसमें था, नहीं लेना चाहिए था। पाकिस्तान को अपने रिव्यूज बचा के रखने थे, अभी तो इनिंग का आगाज था, अभी और बहुत सारे मरहले शायद थे। इसी वजह से वो हारिस रऊफ वाला एलबीडब्ल्यू जो है उस पे रिव्यू भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई इधर आउट एक होता है। गलत हो जाए ना डिसीजन, तो फिर दूसरा लेते हुए ज्यादा हाँ, आप सोचेंगे परेशानी यार हो पता जाती नहीं, है। एक तो जाया हो गया, एक ही रह गया अब बच, बिल्कुल सही। तो उसको किस तरह यूज करें। तो यहाँ थोड़ा सा बाबर को दिलेर तो होना पड़ेगा। एक चीज़ है कि बाबर की कैप्टनसी में नजर आया कि इस टीम सिलेक्शन की बात करें, हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा कि जी वीकर लिंक हमारा स्पिनर्स है, और हमने एक स्पिनर को नवाज को बाहर बैठा दिया। हालांकि नवाज अगर बॉलिंग की बात की जाए एज ए स्पिनर, शादाब से ज़्यादा डिसिप्लिन बॉल करते हैं, एक लाइन और लेंथ पे बॉल। शादाब का आपने देखा, जैसे ही शादाब आए उन्होंने 1 ओवर में 19 रन, 2 ओवर में शादाब के 31 रन, बहुत लूज बॉल्स 3 छक्के 1 ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब- बहुत आसानी से उन्होंने मारे वो। तो प्रेशर कहाँ से मेंटेन होता? अगर शाहीन एक्सपेंसिव थे तो नसीम अच्छे बॉल कर रहे थे, आपने उनको फ्री हैंड नहीं दिया। तो जब स्पिनर को लेकर आए तो शादाब का रोल था कि आप, लेकिन शादाब से बॉल ही नहीं डिलीवर होता। नेक्स्ट मैच में लेट्स से शादाब की ये सिचुएशन है, पाकिस्तान 5 फास्ट बॉलर से चला जाए, दिलेर एक ऐसा एग्रेसिव फैसला करे कि मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिला दिया, हमें स्पिनर्स चाहिए होंगे तो हमारे पास सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद मौजूद है। अगर 2 या 3 ओवर देखें, आज हमने कितने ओवर करवाए इससे शादाब से, 6 ओवर में 51 रन, जिसमें 1 मेडन, तो 5 में 51, 10 की औसत से रन दे रहे हैं, बहुत एग्रेसिव है। मैच आप अगर इनसे 10 ओवर का स्पेल कराएंगे तो इस 10 ओवर में ही आप मैच हार जाएंगे। हाँ, वो बहुत रन्स दे रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पिनर्स लग नहीं रहे हैं, उनकी लग नहीं रहा, बॉल में कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, लग वो रहा। confidence अगेंस्ट नहीं नेपाल आपने जरूर 4 आउट कर लिए हाँ जी, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं, इनका ये कहना था कि मैं अगर प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इंजमामुल हक की हम बात करें, तो मैं ये देखता हूँ कि बॉलर को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसने किस बैट्समैन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट विकेट्स हासिल की और पिच की कंडीशन क्या थी, ठीक। कि आया वो स्पिनर्स फ्रेंडली थी, फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली थी, उसको असिस्टेंस मिल रही थी तब उसने आउट कर दिया, या ट्राइंग कंडीशन थी कि बॉलर को कंडीशन सूट नहीं कर रही थी, वहाँ उसने आउट करके दिखाया, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। इसी तरह बैट्समैन का कि फ्रेंडली पिच पे उसने रन्स बनाए या उसने ऐसी मुश्किल कंडीशन में अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रन बनाए, तो ये क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में T20 क्रिकेट को क्राइटेरिया बना लिया है, उसमें जो परफॉर्म करता है उसको हम नेशनल टीम में ले आते हैं, इवन वनडे में या टेस्ट मैच में, तो ये नहीं होना चाहिए। 4 डे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। शादाब का इशू भी यही है, जब तक ये वापस नहीं जाएंगे, शादाब और फ़खर जमान दोनों, फ़खर को बड़ी इनिंग खेलनी है, जाकर खेलना पड़ेगा, अपनी फॉर्म रिगेन करनी पड़ेगी, और शादाब को लंबे स्पेल करने फखर पड़ेंगे। जमान पे फिर हमने एतमाद किया है और उसको चांस दिया है। 7 तकरीबन कोई 7-8 इनिंग्स हो गई फखर की जिसमें 50 नहीं है, 33 या 34 40 बिलो खेल रहे, 23 13 14। उनको जो है मजीद, जिस तरह सर ने कहा कि उनको काम करना चाहिए, और बड़े मैच में नो डाउट कि अब ये भी एक हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम इंडिया के खिलाफ उसने लास्ट टाइम सेंचुरी की है, तो ये एक वक्त था कि हम अजहर महमूद का कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेलता है, या इंग्लैंड कंडीशन में अच्छा खेलता है, तो उसके अलावा क्या वो अच्छा नहीं खेलता था।
ये चीज जिस तरह सर ने कहा कि आप फॉर्मेट को देखो और फॉर्मेट फिर टीम को देखो, जिस तरह नेपाल के खिलाफ उसने 4 आउट किए, लेकिन नेपाल का लेवल और इंडिया का क्रिकेट का लेवल कुछ और है। वो फर्स्ट टाइम आई है, एशिया कप में खेल रही है, गो कि उन्होंने अपने क्वालिफाइंग राउंड में अच्छी टीमों को हराया, अपने लेवल की अच्छी टीमों को हरा कर आई है, लेकिन आप वहां पर उस जो लेवल था, जो गेम सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उस वक्त नेपाल के बॉलर बैटर्स के पास कोई और चांस नहीं, तो सिर्फ इसको अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए, जो मुल्तान की विकेट इनको सपोर्ट कर रही थी। एशियन कंडीशन अब जो कि बारिशों का सिलसिला भी है, और फिर श्रीलंकन आपको पता है कि वहां पर बारिश हो भी तो कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मौसम चेंज, आपको पिच में वो नमी नहीं मिलती, ना मॉइस्चर मिलता है आपको एयर में कि आपको ब्रेक भी मिले, विकेट भी आपको सपोर्ट करे या आपको वेदर कंडीशन सपोर्ट करे। अब शादाब खान पहले ओवर में 19 जिस तरह हमने आज देखा, थोड़े से कॉन्फिडेंट, वो कैच जो रोहित शर्मा का है वो क्रेडिट गोज टू फहीम अशरफ, आउटस्टैंडिंग कैच था। शादाब के तो अपना काम उन्होंने कर दिया, ब्रेक भी मिली, उसने ब्रेक को किस तरह खेल नहीं करता, खेलना वो थोड़ा सा वाइड खेलना चाहते थे। हाजिर दिमागी फहीम अशरफ की कि उन्होंने स्ट्रगल की और पहुंचे उस कैच तक और आखिर दम तक उन्होंने नजर जमाए रखी गेंद पर। वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फोकस करना पड़ता है निस्बतन रेड बॉल के, क्योंकि वो अब थोड़ा सा जाता है, क्लाउडी भी होता है मौसम, आपने देखा आज, फिर फ्लड लाइट्स का भी इशू कभी कभार आ जाता है। रेड बॉल में निस्बतन आपको कम ये चांसेस मिलते हैं, फिर उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से वो कैच थामा गया। जिस तरह हमने गुज़श्ता देखा, फखर जमान ने जो कैच थामा नेपाल के खिलाफ, उस पर शादाब खानी की गेंद थी। आज अगर पिछले मैचेस की अगर बात करें तो मुशफ़िक़ुर रहीम ने जो कैच थामा था इब्राहिम ज़दरान का, आउटस्टैंडिंग कैच था विकेट कीपर ने, लेकिन गुज़श्ता मैच में श्रीलंका के खिलाफ ने उसने वही कैच, सेम वही रेप्लिका था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, जो कि मैच उनके हाथ से गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो नसीम शाह की बॉलिंग हम देख रहे थे, वो अनलकी रहे कि उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उनको स्विंग बहुत मिला। वो जो एक मेडन ओवर हुआ था उसमें तो मैं जब देख रहा था तो मुझे मैं ये कह रहा था, उन्होंने एक बॉल कराई वो आउट स्विंग, दूसरी कराई आउट स्विंग, मैंने कहा तीसरी अब ये जो गेंद डालेंगे ये एक स्विंगर होगा, लेकिन वो भी बाहर चला गया। यानी इतना अच्छा ओवर, कुछ थोड़ा सा होना चाहिए। कंट्रोल बहुत अच्छा है नसीम शाह का। देखिए, एक आपको स्पॉट बना के दिया जाता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि आपने इन एरियाज में बॉल करनी है, गुड लेंथ पे इतने बॉल करने चाहिए आपको, फुल लेंथ पे इतने बॉल करने चाहिए, तो जो प्लान दिया उसके हिसाब से, और वही जो प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि उनकी सीम पोजीशन बिल्कुल मोहम्मद आसिफ की तरह है, और सीम पे जब बॉल पिच पे गिरता है तो वो दोनों तरफ डिविएट होगा, आपको लेटरल मूवमेंट मिलेगी। ये कमाल है कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन को नया बॉल अगर आप नहीं खिलाएगा बॉलर, तो नया बॉल ज़ाया कर दिया। नसीम क्या कर रहा है कि उसको हर बॉल आपको हमें लगता है कि हाईलाइट्स देख रहे हैं हम कि हर बॉल वो खेल रहा है, बीट हो रहा है, खेल रहा है, बीट हो रहा है, तो वो खेलने जा रहा है बैट्समैन, उसके वो समझ रहा है कि उसके जोन में है, वो इसको खेल सकता है, बजाय इसके कि आप बहुत शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं या बहुत वाइड कर रहे, तो वो और बासानी नए बॉल को कहेगा इसको जाने दो, नया बॉल पुराना होने दो, यानी खिलाना है आपने, नए बॉल को खिलाना है। वहीं पे आपने 3 स्लिप्स रखी हुई है, तो जो कॉर्डन ऑफ स्लिप है उसको एंगेज रखना है और बैट्समैन को ड्राइव पे लाएंगे तो आप विकेट ले सकते हैं। ठीक, ये तो आज की गेम हो गई। अब कल जो है ये मैच होना है, अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। जावेद खान के क्या जो है विकेट पे इंडियन बैटर्स, कोहली मौजूद हैं, क्या उनकी प्लानिंग होगी कि कितने रन्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए सर, आज भी जैसे हैवी रेन हुआ और पहले जो शावर आया वो काफ़ी तेज़ था, पिच को अच्छा खासा डैमेज किया है। अब कल के हवाले से जो प्रोडिक्शन है कि कल भी हैवी रेन होना है, तो आज भी अच्छी खासी, बल्कि इस मैच से कबल भी कुछ दिनों में जो श्रीलंकन क्यूरेटर थे, ग्राउंड स्टाफ था, उनके अंत तक मेहनत से ये दोनों मैचेस जो है मुमकिन हो सके थे कि इतनी शदीद बारिश हुई। जिस तरह गुज़श्ता 2 शब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दिन में अच्छा खासी गर्मी होती है, शाम को बल्कि रात 10-11 बजे तक कोई प्रोटेक्शन नहीं होती बारिश की, लेकिन 12-1 बजे के बाद सुबह 3-4 बजे तक हैवी रेन, तो एशिया की कंडीशन जो है वो चेंज हो रही, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, और श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जो है वो मौसम चेंज आ रहा है। सर्दियों का मौसम का आगाज़ हम कह सकते हैं आमद होना, क्योंकि अब नॉर्मल जो है वेदर कंडीशन काफ़ी शाम के वक्त चेंज हो जाना शुरू हो जाती है, ठंड लगना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर भी जैसे नसीम की हम बात करें, उनको आउट स्विंग अगर मिल रहा है तो उनको बैटर को खिलाना चाहिए, आगे बॉल कराएं। बॉल अगर आपका आउट स्विंग हो रहा है, आपने पैक किया हुआ है, 3 स्लिप के साथ पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, सब अपने कवर किया हुआ है, तो उसके बावजूद आप बैटर को खिलाएं ताकि वो गलती करे, बैट से गेंद टकराएगा या तो चौका होगा, ठीक है, और बार बार खिलाने से बैट्समैन तंग पड़ जाता है। लेफ्ट कर दिया उसने, रिलैक्स हो गया। हमें वो अब्दुल रज़ाक वाली याद आ जाती है 1999 में कि उसको 1 डाउन पे अगर अर्ली वजाहतुल अवासिया सही दिनों में कोई और होता था, अब्दुल रज़ाक को 1 डाउन भेज देते थे, क्या होता था 8 से 6, 7, 8 ओवर इजीली अब्दुल रज़ाक निकाल लेता था, वो जज कर लेता था कि आउटसाइड है तो लेफ्ट कर दो, और जब बॉल रफ होता था तो वो 20-25-30 रन बना के बाकी बैट्समैनों को कहता है आए आप खेल ले, तो हम फाइनल तक उसमें पहुंचे। तो ये प्लानिंग आज कल के मैच के हवाले से आपने बात की तो डेफिनेटली
21 रन 121 रन पर पहली विकेट गिरी, 147 रन पर 2 आउट हैं। यहीं से खेल का आगाज होना है, 24.1 ओवर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है सर कि क्या कल मैच हो पाएगा, क्योंकि हैवी रेन कल भी मौजूद रहेगी और ये पिच सूखेगी कि नहीं, क्योंकि उस पर अभी तक भी काम 3 पंखों वाला स्टैंड आया, कोशिश की गई लेकिन नहीं, और दोबारा फिर हैवी रेन हुआ है। तो इतना टाइम, क्योंकि हार्ड बॉल की विकेट आपको ही पता है, आप खुद भी खेलते हैं कि इतना आसान नहीं होता उसको कवर करना, वापस इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट के लिए उसको बनाना। अभी कोशिशें उनकी जारी है, लेकिन कल उतना सूरज क्या उस पर पड़ेगा कि वो काबिल हो जाएगी कि उस पर 26 ओवर ये 25.5 ओवर ये और फिर 50 ओवर पाकिस्तान खेल पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। और इसको काफी कोशिशें की गई, पिछले 2 हफ्ते से यही बातें हो रही थी कि ये वेन्यू चेंज कर लिया जाए, वेन्यू। ये इस पे हम आते हैं लेकिन यही कल के पहले इस ऑप्शन पे हम बात करते हैं। अल्लाह करे कि मैच हो, हम तो चाहते हैं कि मैच होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का दुनिया देखे, हम भी देखें, एंजॉय करें, कोई भी जीते अच्छी एफर्ट्स के साथ। पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान इस बार भी कमिटेड है। ये जो एक स्टेज अब पहुंच गया है हमाद साहब के, शुरू में तो विकेट नहीं गिरी, जाहिर है सेंचुरी पार्टनरशिप उनको मिल गई ओपनिंग की, अब 147 पे 2 आउट हैं, ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है, 24.1 ओवर्स हो चुके हैं। अब क्या पाकिस्तान का प्लान ए तो यही होता है कि आपको फौरन विकेटें मिलने हैं, लेकिन प्लान बी ये हो सकता है कि जब विकेटें मिलना शुरू हो तो फिर आप उस टेम्पो को आप मेंटेन रखें। अगर यहां 1-2 विकेट हम और गिरा दें तो मेरे ख्याल में कोई प्रेशर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इंडिया को है, दे हैव रन्स ऑन द बोर्ड, 147 6 रन पर ओवर, तो वो बड़े अच्छे पोजीशन पे है। विराट कोहली और केएल राहुल ये हल्के बैट्समैन नहीं है, ये तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जितना जल्दी पाकिस्तान इस पार्टनरशिप को ब्रेक करेगा तो वो जो रेस्ट ऑफ द ओवर्स हैं, उसके बाद ईशान किशन है और हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी लास्ट मैच में ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, तो पाकिस्तान को अभी 4 अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसके बाद टेल आएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान के कोचेज़ ये स्ट्रेटजी बना के आएंगे कि हमें विकेट्स लेने जाना या हमें कंटेन करना है? दोनों चीज़ें देखिए, अगर आप विकेट लेने के चक्कर में मजीद इसी तरह के 50 रन और दे देते हैं आसानी, तो समझे कि मैच हाथ से निकल जाएगा। तो बड़ी कैलकुलेटेड आपकी मूव होनी चाहिए कि हमें विकेट्स भी चाहिए और हमें रन्स भी रोकने हैं, दोनों। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? बॉलर्स का डिसिप्लिन होना सबसे पहली बात, और फील्डिंग को सपोर्ट करना। आपको रन्स नहीं लीक करने, आपको एक्स्ट्राज नहीं देने, और उसके बाद अगर कोई टीम उसके बावजूद भी रन्स करती है तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यार वो हमने सारी स्ट्रेटजीज बना ली, प्लान ए प्लान बी सब कुछ, और एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अच्छा खेलें तो हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से एक प्लान होना चाहिए? यही प्लान यही है, देखें अटैक में भी वही है कि विकेट, जिस तरह आपने बात की और हमाद साहब ने भी की कि हमें पहले विकेट लेनी चाहिए, खासतौर पर विराट कोहली की। फिर उनके पास हार्ड हिटर लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करने वाला हार्दिक पांड्या भी है, जडेजा भी है, शार्दुल ठाकुर भी है, उनके तमाम मैं कहता हूँ बुमराह ने भी लास्ट टाइम जो है ना, उन्होंने अपना बल्ला खोला था और अच्छे खासे रन बनाए थे। तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी, वॉच करना होगा हर प्लेयर के खिलाफ आपकी क्या प्लानिंग है, किस बॉलर ने कहाँ बॉल करना है और कब आप उसको रिप्लेस करते हैं। अगर आपको जिस तरह प्लान ABC की बात करते हैं तो यही होता है कि आपके अगर स्पिनर अभी शादाब खान उस तरह थोड़ा सा क्विक करते हैं। तो जय शाह की हठधर्मी ने सारा मजा खराब कर दिया, वही जो वेन्यू की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट को तबाह कर दिया। मतलब पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन इन जनरल बात की जाए तो क्रिकेट का लॉस है बहुत बड़ा। आप देखें इंटरनेशनल इवेंट ICC का रोल नजर आना चाहिए, ये ICC की जगह हमें कुछ और नजर आ रहा है, क्योंकि ICC की कोई से नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में उनकी इतनी हठधर्मी, आपने जो वर्ड यूज किया जय शाह का, कि एक मेल आई इससे पहले कि हम इन मैचेस को हम टोटा शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने फौरन एक और ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं यहीं पे होंगे। तो यहाँ पे एक आदमी को इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए। आप अगर बाकी 6 मुल्क उसके मेंबर हैं तो सबकी मुशावरत के साथ ये तय होना चाहिए था, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए होना चाहिए था। आर्क राइवल हैं हम, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बुमराह को गिफ्ट दिया है बेटे की विलादत पे। अच्छा जेस्चर है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपने देखा होगा जब मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया था तो विराट कोहली ने उनको अपना बैट गिफ्ट किया था। और आज जिस तरह माफी बात कर रहे थे कि उनके जो जर्नलिस्ट है वो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, और उन्होंने कहा बाबर आजम मुझे कुछ चाहिए, उन्हें ये कहने कि मुझे क्या चाहिए, बैट मांग लिया ठीक है, तो और मुझे वो बैट चाहिए ऑटोग्राफ वाला, ठीक है। तो ये भी एक जबरदस्त जस्टर है और खेल ग्राउंड तक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बाजी में बहुत सारी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स के अलावा भी बहुत सारे ममालिक के साथ अगर बात करें काली आंधी की तो भी ग्राउंड तक होता था, बाकी यारी दोस्तियां वो सबकी ठीक है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सिद्दीकी साहब, जावेद खान साहब आपका।
हमारी दुआ है कि कल क्रिकेट हो, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, इंडिया भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मौजू को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तमाम कागज जाया कर दिए जो कत्ल हुए दरख्त से थे। ओ एम्यूलेट, वापस करो इन्हें जिंदगी जो मुर्दा दरख्त से छीनी गई। इस सब के पीछे कौन हो सकता है? एक शैतानी कुव्वत। मुझे क्यों लग रहा है पोल्यूटियो इस सब के पीछे है। Planet Chance। मोमदा ने आज खुद से मेरी कॉल अटेंड नहीं करा। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है। मुझे लेने 2 बार आ चुका है, अब नहीं आएगा वो। वो तुम्हें लेने जरूर आएगा और मेरी सारी शर्तें मानकर तुम्हें वो अपने साथ लेकर जाएगा। तेरी दुआ वाकई कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए मैं गया था वो क्या होना था? मुझ पर तो सारे ही दरवाजे बंद हो। अम्मा आज तो सिकंदर ने जिसके लिए दिल का दरवाजा खोला था उसने भी बंद कर दिया। बेटा तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ और एजाज बाहर बैठा है। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा क्या कर, भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे जी हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं भी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका से बार बार ये आवाज़ें उठती हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। ये हालिया दिनों में अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस वॉन हॉलन, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनसे भी यही सवाल किया गया कि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं राब्ते में हूँ, ये मुदाखलत नहीं हो रही। ये अगर साइफ़र के मामलात को देखें और जो इत्तेहादी हुकूमत से पहले जो साबिका हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, जो साइफ़र के मामले को लेके उस वक्त के वज़ीर आज़म बार बार ये मामला उठाते थे, तो कहीं ना कहीं से ये मामला जो है वो अमरीकी इंतज़ामिया के सामने या अमरीकी जो तर्जुमान हैं उनके सामने या अमरीकी जो अरकान कांग्रेस हैं उनके सामने उठाया जाता है और बार बार इस पर यह बात की जाती है। फिर हमने देखा कि हालिया दिनों में गुज़श्ता रोज़ जो है वो भारत के अंदर G20 का इजलास हुआ, उसमें ख़ित्ते के अंदर एक नई पेशरफ्त हुई है और उस पेशरफ्त के तहत
एक नए कॉरिडोर का ऐलान किया गया है जो भारत से शुरू होगा, खलीजी ममालिक से होता हुआ वो यूरोप तक जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इससे पहले चीन का BRI इस खित्ते में मौजूद है, पाकिस्तान के साथ CPEC का प्रोजेक्ट है, क्या खित्ते में एक नई सर जंग शुरू होने जा रही है? फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वहाँ पर भी एक तनाव की कैफियत जो है सरहद पर मौजूद है। तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से सीनियर तज्ज़ियाकार खान फारूक अली। खान फारूक साहब, आपको अपनी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं हम, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर जनाब साजिद इकबाल खटक। साजिद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। खान फारूक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप बताइएगा, ये तो अमरीकी सेनेटर का बयान सामने आया है, लेकिन इससे पहले हुकूमती सतह पर भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है बारहा ये कह चुका है, बार बार ये बात अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आती है। क्या इसका पस मंज़र वही है जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार दोहराती थी? ये बात इस वक्त बहुत वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि ना तो उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई इस किस्म का कोई ऑफिशियल स्टैंस या उनकी कोई इस तरह का इरादा था, और न ही इस वक्त उनके जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आप देख लें बिल्कुल क्लियर कट है कि कोई किस्म की मुदाखलत किसी किस्म का इस मामले के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल दाखिली मसला है, ये खुद से सेल्फ क्रिएटेड है। इसके सारे प्लेयर्स पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स हैं। इसलिए अमेरिकन का डिनायल इस मामले में वो इस वक्त गो के आमतौर पे ये समझा जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मगर इस वक्त ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी कोई खास इसके अंदर कोई एंगल या कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई उसकी किसी भी किस्म से उसकी तरफदारी। देखिए, अमेरिका में ट्रंप साहब के ऊपर भी जो केस है वो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इनके सीक्रेट्स एक्ट्स की वायलेशन है कि उन्होंने भी सरकार पेपर्स ले जा करके घर में रखे जो उनको नहीं रखने चाहिए थे। मैं बिल्कुल उसको ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, मैं इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा है। यहां पर भी बात असूलन वही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के राज, उनकी वो चीजें जो क्लासिफाइड हैं वो ऐसे हाथों में चले गई जिनके हाथों में नहीं जाना चाहिए था। ट्रंप साहब पे इल्जाम है, वही चीज पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने निजाम के अंदर भी देख रही है कि उसकी नेशनल पॉलिसीज सीक्रेट्स एक्ट जो वायलेट हुआ है साइबर के हवाले से। अब उसमें मुसीबत यह है कि इन्होंने पॉलिटिकल गिमिक्स के लिए पिछली हुकूमत ने इस सुपर पावर का नाम लेकर के अपने आप को मकबूलियत और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत में खड़ा करने के लिए जो चाल चली थी वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई है। इस वजह से बार बार ये टॉपिक खास लॉबियस्ट हैं वो उठाते हैं और अमेरिकन उसको हर वक्त जिस तरह आपने देख लिया कि डिनाई करते हैं। इसके अलावा कोई सबूत, कोई चीज बाहर से नहीं मिल रही। आपने देख लिया होगा कुछ दिन पहले भी एक अखबार में जब वो छपा ये मामला सारा, तो उधर से भी इल्जाम वापस आ गया कि आपके पाकिस्तान के अंदर के इंटरनल प्लेयर्स ने ये चीजें प्रोवाइड की हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी बाहर की कोई कंट्री इस लेवल पर, और वो कंट्री जो इस वक्त अपने बहुत बड़े मसाइल में मुलविस हो, अपने रीजनल और टेरिटोरियल और इंटरनेशनल लेवल पे फंसी हुई हो इतनी बड़ी बड़ी जंगों में, तो उनके लिए इस खित्ते के अंदर वो जो इंटरेस्ट है वो काफी कम होने की भी अलामत आपके सामने ही है। ठीक है, ठीक है साजिद साहब, अब हमने देखा कि अफगानिस्तान में इत्तेहादी फ़ौज अमेरिका की सरबराही में वो एक इत्तेहादी फ़ौज बनी हुई थी, वो मौजूद थे, लेकिन वहाँ से इनखिला हो गया। क्या अमेरिका का अब फोकस होगा इस खित्ते के अंदर, क्योंकि इस खित्ते में हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। चीन जो है वो इस खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की चाहता है, पाकिस्तान अमन के लिए काम कर रहा है, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद हमें एक टेंशन का सामना करना पड़ता है जो इस वक्त हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर दिखाई दे रहा है। जी, असल में अगर हम मुल्कों की तारीख़ को देखें तो ये बात हमारे सामने आया होती है कि मुल्क जो है, जो सुपर पावर होती है, उसका हर खित्ते में इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे उनके मफादात होते हैं। और ये बात कहना, इसको ओवर सिंप्लीफाई करना कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरेस्ट नहीं रखता या उसमें मुदाखलत नहीं करता या अफ़गानिस्तान के मामलात में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है मामले की। जितनी भी सुपर पावर्स होती हैं उसका तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनका सर्वाइवल उसमें होता है। अफ़गानिस्तान में आप देख लें, पिछले 20 साल से उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे वो किसी हद तक हासिल हुए, काफ़ी हद तक हासिल नहीं हुए, वो यहाँ पे फेल हुआ।
अब भी इस खित्ते में जो एक बहुत बड़ा, जैसे आपका सवाल है उसका अगर अब मैं डायरेक्ट उसका आंसर दूं तो जो सबसे बड़ा अमेरिका का इंटरेस्ट है इस वक्त इस खित्ते में वो ये है कि वो चाइना का जो इस असर रसूख है इन मुल्कों में, जो खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल है, बाकी ममालिक शामिल है, BRI के प्रोजेक्ट में जो कनेक्टेड हैं, वहाँ पे उसको काउंटर करे और इस तरीके से काउंटर करे कि यहाँ से यानी उनको एक यहाँ पे ग्राउंड उनको मिले ताकि उनकी यहाँ पे मौजूदगी बरकरार रहे। उस मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 20 साल तक कोशिश की ताकि वो फिज़िकली यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन वजूहात ऐसी थी और यहाँ पे जो सरकमस्टांसेस थे वो ऐसे थे कि वो यहाँ से उस मामले में नाकाम हुए। लेकिन अब भी वो दूसरे तरीक़ों से, जैसे कि इंडिया के साथ काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने उनके साथ जो ऑकस है या इसके अलावा जो बहुत सारे और इनके इस तरीके से चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें एक मेन ये है कि वो चाइना के मुकाबिल जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आए, कंट्रीज़ को उनके जो ऊपर जो डिपेंडेंस है या उनके ऊपर जो उनका इन्हिसार है उसको बरकरार रखा जाए। और पाकिस्तान के मामले में भी आप ये देखें कि पाकिस्तान के ऊपर आज जो क्राइसिस आए हुए हैं उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा रोल तो हमारी अपनी पॉलिसी मेकिंग की गलतियों का है, लेकिन आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो दुनिया के अंदर पावर शिफ्ट हो रहा है, पावर पॉलिटिक्स जो डायनामिक्स चेंज हो रही है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हम यूनिपोलैरिटी से दोबारा मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, चाइना राइज हो रहा है, रशिया दोबारा रिसर्जेंस शो कर रहा है। तो पाकिस्तान जो हमने 1955-56 में सीटो सेंटो के हवाले से जो हम एक साइड पे हो गए थे, बिल्कुल गलती। अब इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम बीच में स्विम करें, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, पाकिस्तान ये कहता रहा, और उसी चीज़ का जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है। ये जो बाहर के इदारे हैं, मैं इससे पहले जो तजियाकार साहब बात कर रहे थे कि वो मुदाखलत नहीं है, ममालिक इस तरीके से डायरेक्ट मुदाखलत नहीं करती कि इलेक्शन में किसी को सपोर्ट करे या नहीं, वो एक पर्टिकुलर मामले के हवाले से फारूक साहब का ये कहना था। जी। वैसे जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि खित्ते में मफादात होते हैं। मैं जरा फारूक साहब को एक बार फिर शामिल करूं गुफ्तगू में। फारूक साहब, ये इशारा किया कि एक चीन के सामने भी ज़ाहिर है रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। ये जो हालिया G20 इजलास हुआ है भारत के अंदर, उसमें ज़ाहिर है चीन के सदर ने शिरकत नहीं की, रूसी सदर ने शिरकत नहीं की, और अहम जो उसमें से ऐलान हुआ वो ये हुआ कि एक और नए कॉरिडोर का ऐलान किया गया जो मिडिल ईस्ट से, भारत से निकलेगा, मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप तक जाएगा। ये एक पोजीशन कर रहा है अमेरिका और जो दीगर ममालिक हैं, भारत भी चीन के मुकाबले में, जो BRI है, जो CPEC तो खैर पाकिस्तान और चीन का है, लेकिन BRI के मुकाबले में। जी सर, ये डेट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसको इस तनाजुर में समझना बहुत जरूरी है जावेद साहब के ये जो G20 समिट है और इंडिया का छलांग लगाकर आगे आना है, ये असल में इस सारा काम तल अवीव से मैनेज होता है। ये जो इंडिया की ग्लोबल आउटरीच है, ये सारी दुनिया को जो इस वक्त इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतने काबिल हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, उससे भी आगे की सोच रहे हैं, फिर ये हो रहा है, फिर ट्रेन कॉरिडोर बनेगा और ये जनाब गल्फ पूरी इस तरफ आ जाएगी। ये सारा का सारा कनेक्शन तल अवीव इसराइल के साथ, उसको एक्सेस देनी है पूरे गल्फ के अंदर और इंडिया उसको फैसिलिटेट करेगा अपनी एंड से। ये मेन इसका इशू है। अब इसके अंदर साथ में आपको पता है कि इजरायली जो पॉलिटिक्स है वो पाक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को भी मैनेज करते हैं, फिर वही इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड जो है वो चाइना के अंदर भी इन्वेस्टेड है, कोई इससे बईद नहीं है। आप देख लें, आप सारा निजाम चेक कर सकते हैं, 2 मिनट में लग जाएगा आपको पता कि ये बेसिकली गल्फ के अंदर इसराइल को एक्सटेंशन देनी है और उसको फैसिलिटेट यहां से विलिंगली इंडिया की तरफ से करवाया जा रहा है। इसमें चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी डेफिनेटली है, क्योंकि 65 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो चाइना के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अगर चाइना चाहता है तो दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। मगर ये जो कॉरिडोर है ये मेन तौर पर इसराइल और नॉर्थ अफ्रीका और गल्फ को यहां ला करके जोड़ना है, जिसके पीछे आप देखेंगे कि थोड़े अरसे में कुछ ऐसे मसाइल पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में शुरू हो जाएंगे जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी को आइडेंटिफाई ज्यादा करेंगे आपके लिए, जिनकी बाज़गश्त अभी से सुनने में आना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये इसका मतलब यह है कि साजिद साहब एक बार फिर जो है वो इस रीजन के अंदर एक प्रॉक्सीज का सिलसिला जो है उसके खतरात जो है बहरहाल मंडला रहे हैं।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि जब भी एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड पावर होता है वो एक राइजिंग वर्ल्ड पावर को कभी भी स्मूथली रास्ता नहीं देता कि वो उसको रिप्लेस करे या उसके बराबरी में आए। तो अमेरिका हर वो कोशिश करेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें, हमें थोड़ा सा इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि इंडिया आज जो उसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत बढ़ी है उसमें एक बहुत बड़ी वजह उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ का भी है। जैसे सर ने बात की कि ये इज़राइल और एक पूरी एक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये सारा ठीक हो सकता है, लॉजिक भी है, लेकिन अगर ये बात है तो फिर इससे पहले 1950 में 60-70 में जब पाकिस्तान अमेरिकन साइड पे था और इंडिया के ख़िलाफ़ था, यानी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त हम इज़राइल साइड पे थे? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कहीं पे हमने गलतियाँ की जिसकी वजह से इकनॉमिकली, जैसे शुरू में आपने अपने सवाल में ये नुक्ता उठाया कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स में आ चुके हैं, लेकिन हम कहीं पे वहीं पे रह गए हैं। हमने वो वक्त के साथ साथ हमने अपनी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है, जिसकी वजह से आज आपके जो अलाइज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, वो जो किसी ज़माने में आपके बहुत कश्मीर के ऊपर उनकी बहुत वाज़ेह पॉलिसी थी, वो अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इंडिया के साथ वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और तुर्की की बहरहाल वो है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टैंड पे खड़ा है। हाँ, किसी हद तक है, लेकिन अभी ये जो G20 समिट हुआ है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप इशारतन या डिप्लोमेटिकली एक मैसेज देते हैं पार्टिसिपेट ना करके या कुछ चीज़ें करके, लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि मुल्कों को अपनी अहमियत ख़ुद बनानी पड़ती है। पहले 20वीं सदी में पाकिस्तान की अहमियत इसलिए थी कि जोग्राफियाई तौर पे जियोपॉलिटिकली ये एक ऐसे रीजन में और ऐसे अफ़गानिस्तान के साथ इनके जो न्यू ग्रेट गेम थी या जो भी था वो इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमारी अहमियत थी और हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन थे और हमारी लीडर्स को बड़ी इज़्ज़त मिलती थी। आज जो हम किसी तरह से अपनी इज़्ज़त खो बैठे हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसकी एक वजह यह है कि हम अभी वो जो हम जियो पॉलिटिकली तो ठीक है, अभी भी हम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जियो इकनॉमिकली हमारी कोई से नहीं रही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को करना चाहिए। और जहाँ तक आपने जिक्र किया प्रॉक्सीज़ का, वो होनी है, लेकिन प्रॉक्सीज़ की नेचर अब चेंज होगी। अब प्रॉक्सीज़ उस तरीके से इंटरवेंशन या उस तरीके से नहीं होगी। अभी जैसे मैं अगर एक और मामले की तरफ आपकी तवज्जो वो करूँ कि तालिबान जो हैं पाकिस्तान के साथ अब काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, हमारे उसी तरफ भी आ रहा था, बिल्कुल काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो भी अब एक स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स से वो अब स्टेट एक्टर्स बन चुके हैं, और आप उनको इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो भी पाकिस्तान को स्किप करके दूसरे ममालिक के साथ हिडन एग्रीमेंट्स या जिसको जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सीक्रेट अलायंसेस होती थी, आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो अब आपके खिलाफ सीक्रेट अलायंसेस में जाएं, सीक्रेट एग्रीमेंट्स में जाएं। दोहा एग्रीमेंट जो उनका हुआ था, हमें नहीं पता कि उनकी डिटेल्स क्या है, हमें तो उसके 5-6 पॉइंट्स जो थे जो पब्लिक हुए थे, बाकी उनके अंदर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। बिकॉज ज़ल्म खलीलज़ाद से अभी भी अगर आप इंटरव्यू में मैंने कुछ उनको सुना है, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट हमने किया है ये प्रो यूएस एग्रीमेंट है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बैद नहीं है कि उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, ये जो हमारे साथ अभी चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं। ठीक, ये खान फारूक साहब आप देख रहे हैं बॉर्डर पे टेंशन मौजूद है और एकदम से बड़ी हमले हुए, तोरखम बॉर्डर पे हमला हुआ, वहाँ पे फायरिंग हुई, बॉर्डर बंद है। चतराल के अंदर जो है वहाँ से दहशतगर्द आए, उन्होंने 2 सिक्योरिटी चेक पोस्टों पे हमला किया। फिर हम पाकिस्तान के अंदर हमने कुछ डिसीजंस भी लिए हुए हैं, बहुत क्रैकडाउन हो रहा है, डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, अफगानिस्तान की तरफ हो रही थी। हमने भी अपने इंटरनली कुछ फैसले किए हैं कि अब हमने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाना है, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं आप? ये पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर अलामती और बहुत ही खुश आइंद है, और ये बहुत अरसे से इसकी डिमांड भी थी। और आपको पता ही है कि ग्रास रूट लेवल से लेकर के आलमी लेवल तक पाकिस्तान के बारे में ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर क्या अगर अब ये पाबंदी लगने जा रही है, इससे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स सिक्योरिटी के मामले में हमारे यहाँ पैदा होंगे। और क्योंकि देखें, जिस चीज़ को ये रोकने की कोशिश हो रही है उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के ऑपरेटर्स नहीं है सर, ये इंटरनेशनल ग्लोबल जो कंसोर्शियम्स हैं वो भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उनके हाथ जो होते हैं वो इतने पावरफुल और इतने बड़े हैं कि वो इस पूरे एरिया के अंदर जो है एक
सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम इमरजेंसी से कंट्रोल कर सकते हैं। सर इमरजेंसी लगनी पड़ेगी। तो आपके सामने ही है, जैसे ही ये डॉलर को इसकी फ्लाइट को रोकने की पहले भी कोशिश हुई थी, पिछली तकरीबन 5 साल से एवरी अदर ईयर कोशिश होती है, उसी के साथ एक लहर टेररिज्म की पाकिस्तान में भी आ जाती है। और अभी भी आप देख लेंगे कि चंद दिनों के अंदर ये पॉलिसीज जो हैं ये थोड़ी सी दोबारा नरम करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी एलिमेंट्स इसमें आएंगे। और जैसे अभी सर ने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो एक स्टेट एक्टर के तौर पर सामने आ रहा है, और ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को ये इंटरनल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के बारे में कैसे और कौन दे रहा है। ये कौन सी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो उनको ये खबर मुहैया कर रहे हैं कि वो इस एरिया में आकर के इस तरह के काम कर सकते हैं। जिस दिन ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये सैटेलाइट सिस्टम्स किसके हैं, आपको उसी वक्त आइडिया हो जाएगा कि अगला चंद महीने जो है ना हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के हवाले से कैसे गुजरेंगे। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी चंद साल पहले, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी NSA ने उसके बारे में एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया था। एक क्लासिफाइड था, एक नॉन क्लासिफाइड था। जो नॉन क्लासिफाइड था उसको भी अगर आप खोल के देखें तो पाकिस्तान की बिल थी जो सारे इलाके के अंदर अमन से और तरीके से और अच्छे खैरसगाली के जज्बात है, उसको हर्ट करने के लिए कुछ प्रॉक्सीज जो हैं वो ऑलरेडी मैदान में आ गई हैं। क्योंकि उसके पीछे ये सिर्फ डॉलर की फ्लाइट नहीं है, इसके अंदर कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जो फिर मैं उसी नुक्ते पर आऊंगा कि जो इंडिया ने G20 के जरिए पाकिस्तान को इम्पैक्ट दिया है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन और जो सपोर्टर है सऊदी अरेबिया, अरबिस्तान, वो इस वक्त पूरे का पूरा अपनी हर एंगल से, लेबर से, इकोनॉमी से, बैंकिंग से, कंप्यूटर से, साइंसेज, मेडिकल से लेकर के हत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वो इंडियन कंपनीज के साथ मेमोरेंडम पर साइन कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल मुश्किल हालात के अंदर भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। और अब जो फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया है और जिस पर कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं, वीज़ों का इजरा किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे ख्याल में ये उसी रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत ने और फ़ौज ने मिलकर इस सेल का क़याम किया है। और इसके नताइज हम तवक्को रख सकते हैं कि बेहतर होंगे, ताकि रेड टेपिज्म भी निकले और वो रुकावटें भी निकलें। साहिब साहब देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से इस बात का हामी रहा हूँ कि हमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, इनकी बुनियाद एथिक्स पे, मोरालिटी पे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे नहीं होती। इसकी बुनियाद जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे होती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती कह ले या क्या कह ले कि हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा जज्बात से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि सऊदी अरब का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आपसे क्या है, किसी और मुल्क से क्या है, किसी और मुल्क का इंडिया से क्या नेशनल इंटरेस्ट है, उनका अपना मफाद क्या है। पाकिस्तान को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को जो है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर देखें। इंडिया अब एक हकीकत है। आपकी इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं। आपका कल्चर सेम है, आपकी लैंग्वेज सेम है, आपकी हिस्ट्री सेम है। आपकी मुस्बत चीज़ें ज़्यादा हैं बनिस्बत मनफी चीज़ों के जो आपकी इंडिया के साथ हैं। तो बजाय इसके कि हम इन सब चीज़ों को एक तासुब की नज़र से देखें और हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें कि सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ क्यों करीब हो रहा है, बाकी ममालिक इंडिया के क्यों करीब आ रहे हैं, हमें भी अपना जो है वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रेगमेटिक और रैशनल बनानी चाहिए और इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडिया से फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। और हमें जो हमारे मसाइल हैं, देखें यूरोप के मसाइल हमसे कम थे, इसके ब्रिटिश के, जर्मनी के, फ्रांस के मसाइल हमसे बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादा गंभीर थे। वैसे पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा हुआ है कि हम बहरहाल किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, एक नई सरजंग मुख्तलिफ़ शक्लों में शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान ने, जैसे पहले एक ज़माने में हुआ करता था कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने, पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा है। और मेरे ख्याल में ये एक बेहतर और रास्त फ़ॉरेन पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद इकबाल खटक साहब आपका, खान फारूक अली साहब आपका, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया। पाकिस्तान जो है वो इन सारे मामलात पर ज़ाहिर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ब्रिक्स में शमूलियत के लिए भी जो प्रोसेस है वो जारी है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन चाहता है और तवाज़ुन के साथ अपनी ख़ारजा पॉलिसी को आगे लेकर चलना चाहता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।